ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 10 अक्टूबर गुरुवार को वेट्टेन ये तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। इसे साथ में ही हिंदी में डब करके भी रिलीज किया गया है और इसके हिंदी डब्ड वर्जन का नाम वेट्टेन द हंटर रखा है। अभी मैंने पढ़ा है कि वेट्टेन शब्द का अर्थ भी हंटर ही होता है, तो हिंदी में इसका नाम एक प्रकार से हंटर द हंटर हो गया है। मैंने ये अधिकतर देखा है कि तमिल फिल्मों के साथ में ही ऐसा ज़्यादातर करते हैं। जब भी हिंदी में डब करना होता है तो उसका नाम वो इसी प्रकार का कुछ विचित्र सा रख देते हैं। अब वेट्टेन नाम से ही रिलीज़ कर देते तो भी चल जाता था, हंटर लगाने से वैसा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। अब इस फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है टी.जी. ज्ञानवेल, जो इससे पहले 2021 की जय भीम नाम की फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, जिस फिल्म पर उस समय काफ़ी आरोप लगे थे, विवाद भी हुआ था कि जिस घटना पर उस फिल्म को आधारित बताया गया था उस घटना में जो मुख्य आरोपी है वो हिंदू नहीं था, पर फिल्म में उसे हिंदू दिखाया गया था। जातिवाद का भी ज़बरदस्त एंगल डाला था, उस समय काफ़ी आरोप लगे थे और फिल्म का नाम तो जय भीम रखा था, परंतु जो फिल्म का मुख्य पात्र है सूर्या के द्वारा प्ले किया गया, उसके पीछे कार्ल मार्क्स की फ़ोटो उन्होंने दिखाई है। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने कम्युनिज्म की खुलकर आलोचना की है, कई जगहों पर आलोचना की हुई है। आप हमारा जय भीम मूवी का रिव्यू देखिए, उसमें मैंने वो सारे कोट्स वगैरह क्या क्या बातें कही गई थी कम्युनिज्म के बारे में वो सब मैंने बताई हुई है। आप हमारा जय भीम मूवी का रिव्यू अवश्य अवश्य देखना। तो अभी लगभग 3 वर्षों के बाद में टी.जी. ज्ञानवेल उनकी अगली फिल्म आई है वेट्टेन। 2 घंटे और 43 मिनट की ये फिल्म है। इसमें रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहद फाजिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, रितिका सिंह आदि आदि मुख्य भूमिका में है। अब जिन मित्रों ने इसका ट्रेलर देखा होगा उन्हें लगभग कल्पना तो होगी ही कि फिल्म का विषय क्या होने वाला है। जैसा कि ट्रेलर में ही उन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई रजनीकांत, उनका जो पात्र है अथियन उसका नाम है, एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर है जिन्हें अपने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने पर बहुत बहुत गर्व है और वो खुलकर इनकाउंटर्स का सपोर्ट करते हैं कि भाई क्रिमिनल्स के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए, कौन वर्षों वर्षों तो कोर्ट के धक्के खाता रहेगा। और उनके सामने है जज सत्यदेव, अमिताभ बच्चन उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। अब जज सत्यदेव एनकाउंटर्स का खुलकर विरोध करते हैं, ह्यूमन राइट्स की वो बातें करते हैं, मानवाधिकार की वो वकालत करते हैं। अब एक एनकाउंटर के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर अथियन ने किया हुआ होता है। इनकाउंटर होने के बाद में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उस पर खड़े होने लगते हैं, तो एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष है जज सत्यदेव। अब जज सत्यदेव बहुत सारे तथ्य से सामने निकाल कर लेकर के आते हैं जिससे वो इनकाउंटर फेक लगने लगता है। अब क्या सच में वो इनकाउंटर फेक था या नहीं था, यहाँ पर किसको सही दिखाया जाएगा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर अथियन को या फिर जज सत्यदेव को, किसे अपनी गलती समझ में आएगी वगैरह वगैरह, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे फिल्म देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना देखे ही आप आराम से गेस कर सकते हो कि फिल्म आगे जाकर के क्या दिखाने वाली है या किस कंक्लूजन पर ये फिल्म पहुंचने वाली है और इसमें मुख्य विलन किसे दिखाया जाएगा ये भी आप आराम से घर बैठकर ही गेस कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर कुछ रिवील तो नहीं करने वाला कौन सा कैरेक्टर है, क्या उसका नाम वगैरह है, नहीं, परंतु एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाले फिल्म मेकर है तो उनकी फिल्म में कौन विलन होगा गेस करिए थोड़ा सा। एक एविल कॉरपोरेट दरिंदा उद्योगपति जो बिल्कुल ऐसे ही बस लोगों को मार काट रहा है वगैरह वगैरह। मतलब लगभग उनकी अधिकतर फिल्मों में कोई दरिंदा एविल कॉरपोरेट ही विलन होता है, इसके अलावा तो कुछ अलग होगा नहीं। परंतु यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने सेंटर में रखा है कहानी के। हाँ, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या है, विशेषतः शिक्षा का जो व्यावसायीकरण है उसको उन्होंने, उस विषय को उन्होंने सेंटर में रखा है। अब फिल्म की मूल थीम तो सोशलिज्म वाली है, सोशलिस्ट विचारधारा पर आधारित फिल्म है। सोशलिज्म हो कम्युनिज्म हो सब एक ही है। यहाँ पर विशेषतः उन्होंने सोशलिज्म पर फोकस किया है। जैसे कि सोशलिस्ट विचारधारा कहती है कि वह सब कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर हो, गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन का वो विरोध करते हैं वगैरह वगैरह। अब सोशलिज्म इस विचारधारा के बारे में हम सभी जानते ही है कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना हो तो बस सोशलिज्म को वहाँ पर प्रमोट करिए, वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। परंतु यहाँ पर उन्होंने सेंटर में एजुकेशन सिस्टम को रखा है और शिक्षा के व्यवसायीकरण का तो सभी विरोध करते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ऐसे कुछ 3-4 क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। अब सुरक्षा का तो व्यवसायीकरण वैसे भी हो नहीं सकता। बाकी स्वास्थ्य
और शिक्षा की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पताल भी है, सरकारी स्कूल्स वगैरह भी है, पर उनके हालात हम जानते ही हैं। हालांकि काफ़ी जगहों पर सरकारी अस्पताल भी हमें काफ़ी आधुनिक अभी देखने को मिलते हैं, परंतु कुल मिलाकर ये कुछ 3-4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, और शिक्षा के व्यवसायीकरण से विशेष तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो सेंटर में एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने रखा है, इस कारण से भले ही सोशलिज्म का हम विरोध कर रहे हो, परंतु फिल्म जो बातें कहती है उसमें से अधिकतर बातों के साथ में अधिकतर दर्शक एग्री होंगे, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत सटल वे में दिखाई है। हालांकि ओवर द टॉप है फिल्म, परंतु जो कहने का वो फिल्म प्रयास करती है वो सटल वे में उन्होंने दिखाया है। बाकी फिल्म बहुत लाउड है जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो तो ऑब्वियसली लाउड है ही, साथ में ही एक्सप्रेशंस हो, बात कर जो बातें वो रख रहे हैं एग्रेसिवली सब बातें हैं, परंतु जो कहना चाहते हैं वो सटल वे में रख रहे हैं। हाँ, तो आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस कारण से अधिकतर दर्शक फिल्म जो कह रही है उसके साथ एग्री करेंगे। हालांकि आप यहाँ पर देखिए फिल्म यहाँ पर फिर से वही, जैसे कि वामपंथी विचारधारा होती है, समाज के अलग अलग वर्गों को आमने सामने खड़ा कर दो, उनको आपस में लड़ाओ, अमीर गरीब, समाज के अलग अलग वर्ग, परिवार वगैरह, भाई वो उनका एक दूसरे के साथ सामने खड़ा करके लड़वाना, यही उनका मुख्य विचारधारा ही, वो विचार दिमागी ऐसे चलता है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली गरीब अमीर समाज के अलग अलग वर्गों को सामने उन्होंने खड़ा कर दिया है। पर यहाँ पर जो बेसिक समस्या है वो एजुकेशन सिस्टम की है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर मूल समस्या है, और उसी से सारी समस्या है। जो शिक्षा व्यवस्था मात्र एक प्रकार से कॉरपोरेट मजदूर उत्पन्न करती हो, तो वो बेसिक प्रॉब्लम है, वहाँ एड्रेस किया जाना आवश्यक था। अब बस अमीरों के नाम से छाती कूट कर इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, ऐसा मेरा कम से कम मानना है। जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हम देखते हैं वो एक तो एक ऐसी जनरेशन को बाहर निकालती है, ये शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस से वेस्टर्न होती है। हर विषय की तरफ देखने का दृष्टिकोण, चाहे वो परिवार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अपने इतिहास की तरफ, देश की तरफ, विवाह की संस्था की तरफ, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उनकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है ना वो वेस्टर्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य सोचने लगता है। और केवल यही नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था जैसे कि मैंने कहा बस एक कॉरपोरेट मजदूर उत्पन्न करने का एक मशीन एक प्रकार से बन गई है। और फिर मनुष्य का वो शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले बस एक ही उद्देश्य होता है कि मैं मुझे एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, बस सेटल हो जाऊँ, वाइट कॉलर जॉब मिल जाए मुझे। तो जो हज़ारों वर्षों से हमारे पारंपरिक व्यवसाय जो हमारी ताकत रहे थे, उससे जनरेशन्स की जनरेशन्स को इस शिक्षा व्यवस्था ने अलग कर दिया है। वो पारंपरिक व्यवसायों से घिन आने लगी है, बस शांति से वाइट कॉलर जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट मजदूरी हमें करनी है। मतलब मैं किसी बात का कोई विरोध नहीं कर रहा है या गलत सही की यहाँ पर बात नहीं है, परंतु जो हम स्किल्स डेवलप करने पर फोकस होना चाहिए, या जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय है उस पर जो हमें गर्व होना चाहिए, वो मेंटेलिटी ही बदल जाती है। फिर बस किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए, वाइट कॉलर जॉब वगैरह वगैरह, वहीं तक विचार सीमित हो जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही हुआ है, छोटे छोटे व्यवसाय वगैरह। इस एजुकेशन सिस्टम के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसी छोटे छोटे व्यवसायों का ही हुआ है। और फ़ायदा किससे हुआ है? कैपिटलिस्टों को, जिनके नाम से छाती कूटते हैं, उनका ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि भाई वो एजुकेशन सिस्टम वही तो निकाल रहा है ना, कॉर्पोरेट मजदूर वाली मानसिकता वही बना रहा है ना। अपने जो छोटे छोटे व्यवसाय थे उनसे घिन आने लगी है। और स्वतंत्रता के बाद में लगभग 60 से 62 वर्षों तक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट की सरकारों का ही देश पर शासन रहा है। मतलब डायरेक्टली कम्युनिस्टों का शासन नहीं रहा देश पर कभी, परंतु माइंडसेट वैसा ही था। जिन्होंने देश में कभी भी नए व्यावसायिक बने, नए एंटरप्रेन्योर्स बने, नए स्टार्टअप्स बने, जो छोटे छोटे हमारे व्यवसाय हैं वो डेवलप हो सके, वो ग्रो हो सके, ऐसा कभी भी वातावरण देश में उन्होंने बनाया ही नहीं। बस अलग अलग जगह पर कियास, प्रॉब्लम्स, नक्सलवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, एक दूसरे के साथ में लड़वाते रहो, समाज के अलग अलग वर्गों को एक दूसरे के साथ में लड़वाते रहो, जातियों को एक दूसरे के साथ में लड़वाते रहो। इस प्रकार की एक अस्थिरता, अराजकता की स्थिति अधिकतर बना करके रखी। और बाकी बस सरकारी नौकरियों के पीछे भागना सिखाया, यहाँ जॉब, वहाँ जॉब देंगे, वहाँ जॉब देंगे, रिजर्वेशन वगैरह, या फिर बस वाइट कॉलर जॉब। वो जो एक व्यावसायिक मानसिकता होती है ना, वो कभी ग्रो ही नहीं होने दी। बस नौकरियों के पीछे भागो, उस प्रकार का माइंडसेट
पिछली सरकारों ने बनाया। और कई सारी विदेशी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया। मतलब देश के उद्योगपतियों का तो विरोध करना है, परंतु विदेशी कंपनियों को काफ़ी ग्रो होने दिया और छोटे छोटे व्यवसायों को भी कभी ग्रो होने दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो एक पूरा विषय ही अलग हो जाएगा उसमें अगर हम डिस्कशन में जाएंगे तो। फिर उसमें जो लाल फीताशाही जिसको रेड टेपिज्म कहा जाता है, कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना हो तो इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ से अप्रूवल लो, वहाँ से अप्रूवल लो, वगैरह वगैरह, वो पूरा एक विषय ही अलग हो जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार चर्चा की हुई है। कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं हमेशा से देश में बना करके रखी। और जो मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा नुकसान अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, छोटे छोटे व्यवसायों का ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, आज हम जिन्हें अलग अलग जातियाँ कहते हैं वो सभी हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण लेना हो तो सुतार समाज का उदाहरण ले लीजिए, कारपेंटर, विश्वकर्मा समाज का उदाहरण ले लीजिए। पहले छोटे छोटे गाँव में हम अपने लोकल जो कारीगर होते थे ना, उनसे बनवा लेते थे फर्नीचर वगैरह। आप अभी भी देख लीजिए। पर आजकल आप देख लीजिए, जो नई जनरेशन है वो नहीं जुड़ना चाहती व्यवसायों के साथ में, और माता पिता स्वयं भी नहीं चाहते कि यार नहीं यार अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, क्या ये व्यवसाय वगैरह, ये उससे वो दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि वर्चस्व तो बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का ही बढ़ रहा है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑनलाइन ब्रांड्स से लोग अधिकतर फर्नीचर वगैरह परचेस करने लगे हैं। तो जो पारंपरिक व्यवसाय हज़ारों वर्षों से हमारी ताकत रहे हैं, उनसे तो हमें घिन आने लगी है, अपने ही व्यवसायों से घिन आने लगी है। उससे हम दूर जाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और बस चाहते हैं वाइट कॉलर जॉब। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बेसिक समस्या ये है। तो केवल अमीर गरीब वगैरह लड़वाने से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई समस्या का हल निकलने वाला है। और समस्या कभी भी ऐसे कोई ऑपरेसर है और आप ऑपरेस्ड हो और इसके विरुद्ध आपको रिवोल्यूशन लाना है, रिवोल्ट करना है, ये सब फालतूगिरी होती है। और बस कॉरपोरेट वर्ल्ड को या उद्योगपति हो, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो वो दरिंदा हो गया, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर लेकर के आ जाओ, सब गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये मूल समस्या है। तो वो कम्युनिज्म की विचारधारा में ही सब कुछ आपको विरोधाभास हर जगह पर दिखाई देगा। तो जैसे कि मैंने कहा, जब आप फिल्म देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने सेंटर में रखा है। इस कारण से आपको अधिकतर फिल्म में कहीं पर भी ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगा नहीं। फिल्म जो कह रही है वो अधिकतर बातें आपको सही लगेंगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण से सभी परेशान हैं। तो अधिकतर दर्शक को फिल्म पसंद आएगी। हालांकि फिल्म में जो एनकाउंटर को लेकर के बात रखती है फिल्म, वो जनगण मन जो मलयालम फिल्म थी ना पृथ्वीराज की, उसमें ज़्यादा बेटर वे में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बेटर मतलब टेक्निकली मैं कह रहा हूँ। हाँ, फिल्म तो वो भी वामपंथी विचारधारा वाली ही थी, उसमें भी जो वामपंथी छात्र हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया था। बहुत सारी बातें हैं, आप हमारा जनगण मन का रिव्यू देखिए। पर टेक्निकली वो फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड थी। यहाँ पर वेट्टेन की अगर हम बात करें तो ये फिल्म एक मसाला एक्शन फिल्म की तरह है, जो अधिकतर मास ऑडियंस को पसंद आएगी। एक बहुत ही प्लेन स्टोरी टेलिंग थी, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे, या कोई बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट वगैरह ऐसी नहीं थी। ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस थे। तो एक प्लेन मसाला एक्शन फिल्म हम इसको कह सकते हैं। तो मैं वेट्टेन को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं है। तो अगर आप देखना चाहें तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।